आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि आपने हमारे YouTube और Spotify को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और Spotify को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे यहाँ पर एक लिंक दिया जा रहा है जो कि आप जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब किया तो आप जहां भी कहीं भी इन सभी वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। नमस्ते बेटा। हम आज फिर जुड़े हैं चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ। उनके छोटे छोटे जो श्लोक होते हैं उनमें बहुत गुण भरे होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें बेसिक्स की भी सीखने को मिलती है। आज सर से हम बात करेंगे एक श्लोक, भावार्थ रत्नाकर की के एक श्लोक की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि सर भावार्थ रत्नाकर पर एक टिप्पणी लिख रहे हैं। तो इनफैक्ट उन्होंने लिख दिया है और वो जो टिप्पणी है वो पब्लिश हो गई है। सर, आपने लघु पराशरी पे टिप्पणी लिखी, आपने अब भावार्थ रत्नाकर पर लिखी। तो सर, ये किताबें तो ऐसे दिखने में छोटी पतली हाँ, पुतली बहुत लगती छोटी हैं, है। तो ऐसे लेकिन इन पर क्यों? इन पे लिखने का कारण ये था बेटा कि हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि बड़ा ग्रंथ पढ़ने पे हमें सब कुछ मालूम हो गया। तो देखो, ऐसा है कि ये ज्योतिष जो है ये अथांग सागर है। जी सर। इसमें से मोती भी आ सकते हैं, इसमें से मगरमच्छ भी आ सकते हैं, इसमें से व्हेल भी आ सकते हैं, इसमें से शार्क भी आ सकते हैं। जी सर। हमारी टेंडेंसी जो रहती है, हमारी जो प्रवृत्ति रहती है, हम ये बड़े चीजों को देखते हैं। जी उनके सर। पीछे के जो छोटे महत्व के जो तत्व है उनको कई बार हम भूल जाते हैं। जी सर। जब हम किसी भी घटना को कब घटित होगी इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, जी सर। जिसको हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कहते हैं, उस वक्त बहुत सारी हमारे दिमाग में भ्रम की परिस्थिति दशाओं के बारे में हो जाती राइट सर। है। ये दशाओं का वर्णन बड़े ग्रंथ में दिया ही है, दिया नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु उनको समझने में हम गड़बड़ कर लेते हैं कि सूर्य की दशा होगी तो आपको राज प्राप्त हो जाएगा, फिर राज नहीं प्राप्त होता फिर हम रोने लगते हैं, है ना। तो इसके लिए इनको सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए मैंने सोचा कि लघु पाराशरी 47-48 श्लोकों का ही ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है, ये केवल उसी पे केंद्रित है, विंशोत्तरी दशा के और नक्षत्र दशाओं के फल कैसे प्राप्त होंगे। और वो समझने के बाद में हम इसका जो निचोड़ है वो समझना चाहते हैं, तो वो समझ में आता है। समुद्र का पानी खारा रहता है, पियोगे तो उल्टी होती है, परंतु उसको जब आप वो पानी को सुखा देते हो और जब नमक बनता है ना, ये नमक हमारे अन्न में स्वाद देता है। जी। तो वो दिखने में छोटा सा रहता है, आप हम्म। बहुत सारा पानी उसको उसको एवेपोरेट करते हैं, गुजरात के कोस्ट में करते थे, आजकल तो केमिकल बनता है पर पहले जो बनता था अभी भी बनता है। तो इसको ख्याल में रखिए। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि छोटे ग्रंथों में भी कुछ बहुत बड़ी महत्व की चीज दी रहती है, जो हम बड़े ग्रंथ पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में नहीं आता, वहां लिखी रहती है, हमें नहीं दिखती। जी सर। ये मैं, हाँ, और ये दोनों ग्रंथ तो मेरे पिताजी भी बोलते थे, ये दो नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो हमको भी बड़ा बुरा लगता था, हम बड़े बड़े उस वक्त ग्रंथ आते थे तो पढ़ते थे, हमको लगता था बहुत विद्वान हो गए। तो उम्र तो छोटी थी, वरना 7-8 साल से मैंने पढ़ना चालू किया था। तो ऐसे एक बार बोले, वो बोले बेटा इनको केवल पढ़ मत। तो मैं बोला ये तो मैं 5 मिनट में पढ़ लूंगा। तो बोले वो तो ठीक है, 5 मिनट पढ़ ले, उसको समझने की कोशिश कर, पढ़ना तो सबको आता है, मेमोरी भी तेरी उस वक्त तो मेरी याददाश्त अच्छी रहती थी, एक बार देखता तेरे को ख्याल में रह जाता है, परंतु वो जब तक दिमाग में नहीं जाता ना उसका कोई काम नहीं है, ऐसा बोले। तो फिर उस वक्त तो मुझे बुरा लगा। धीरे धीरे उम्र होते गई तो मेरे को ख्याल में है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ रहस्य है। तो अब इस उम्र में मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में लिखूं, और तो सर, एक रहस्य में जो उसके पीछे के तत्व को लिखना चालू करूं, क्योंकि जी सर। उसका ट्रांसलेशन, उसका जो भाषांतर है वो बहुत विद्वानों ने किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्या कारण होगा, ये यदि हमको परिणाम बताया गया है तो इसके पीछे शास्त्रीय कारण क्या है। कि भाई किसी ने बोल दिया, शर्मा जी ने बोल दिया, चंद्रशेखर जी वो पक्का, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है, वो होना चाहिए ना जमीन पे। इसलिए मैंने अब इसमें का एक श्लोक है, मजेदार श्लोक है, कुटुंबदारेषु एक्सट्रीमली सॉरी, चतुर्थे व्यभे पिवा सितः कुजश्च शुक्रश्च बलहीनो द्विदारदा। द्विदारदा है, 2 बार शादी होती है। दारा का मतलब पत्नी, पत्नी पति एक ही बात है, हमारे यहाँ उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता।
ये कुटुंब स्थान में, दारा स्थान में, यानी सप्तम में, रंध्र में, अष्टम भाव में, चतुर्थ में और 12वें में यदि सित, ऐसा तो नाम शुक्र का है, परंतु यहाँ शुक्र का अलग उल्लेख किया गया है। इसका मतलब जो सफेद है वो, और चंद्र प्रकाश को भी सित कहा गया है। ये चंद्र की तरफ इशारा करता है, इसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में रहता है सित यानी शुक्र नहीं। हम जब डिक्शनरी बराबर पढ़ेंगे, कोश पढ़ेंगे, तो हमको ख्याल में आएगा कि जो भी चीज सफेद है उसको सित बोलते हैं। इसलिए सित पक्ष बोलते हैं शुक्ल पक्ष। हाँ, जब वो चंद्रमा सफेद रहता है, ऐसा, दिखता है, बड़ा होता है, तो उसको सित पक्ष बोलते हैं। तो ये जब बलहीन होने से क्यों होता है? क्योंकि हमारा ऐसा कहना है, हमारे विद्वानों का, मेरा तो नहीं, तो मैं विद्वानों में न होने से मेरा नहीं है ऐसा कहना, पर लोगों का कहना है कि यदि गुरु बहुत शक्तिशाली, आपने मंगल बहुत शक्तिशाली है तो शादी टूटेगी, और नहीं तो वो सौम्य मंगल है ऐसा बताते हैं। तो मेरे पास बहुत आते हैं, तो मैं सुनते रहता हूँ। तो मंगल वगैरह सौम्य नहीं रहता, वो मंगल रहता है, तो उसमें शक्ति है, वो अलग अलग ढंग से आती है। यहाँ पर उसके बारे में उन्होंने खास बोला है। फिर ऐसा माना जाता है कि शुभ ग्रह तो कोई तकलीफ दे ही नहीं सकते, है ना, यहाँ उसके बारे में भी बोला गया। और ये बलहीन होते हुए देते हैं, बलवान होके नहीं, बलवान होके तो हम समझ लेंगे, है ना। तो अब ये मुझे हमारे अनुराधा जी ने समझाया कि साहब ऐसा आप हवा हवा में बोलते हो, नहीं समझ में आएगा। आप उसका उदाहरण दो, उदाहरण के बगैर, प्रमाण दिए बगैर कोई भी तत्व सिद्ध नहीं होता। तो मैं भी आजकल उनसे थोड़ा सा सीख रहा हूँ। तो माइकल जॉर्डन नाम का एक बास्केटबॉल का जो बड़ा खिलाड़ी था, उसका जो हम चार्ट देखते हैं, इसमें हमें अब ये देखिए कि ये कुजश्च शुक्रश्च जो बोला है, तो ये च का कई बार वापर इसलिए किया जाता है कि उसका छंद बराबर रहे, और कभी च का अर्थ और भी होता है, तो इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। मैंने कमेंट्री में भी लिखा है कि इनमें से कोई भी, या ये तीनों भी, तो ये तीनों भी जहां लगते हैं वो ये राशि चक्र है माइकल जॉर्डन जी का। यहाँ आप देखेंगे कि मंगल जो है वो द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में बैठा है, वो नीच का होके बैठा है, तो दुर्बल तो हो ही गया। उसके साथ राहु भी है, तो उसकी और ऊर्जा कम कर दी। आपको और आगे जाना है तो मांदी भी वहीं पर है, गुलिक भी वहीं है, तो इसकी शक्ति कम कर, ये निर्बल हो गया है, जिसको आजकल के भाषा में सौम्य मंगल कहा जाता है। तो ये सौम्य मंगल क्या करता है उसको हम देखेंगे। फिर चंद्र जो है वो डेबिलिटी का होकर बैठ गया, वो भी वीक है। शुक्र जो है ये दिखने में तो बड़ा शक्तिशाली दिखता है, परंतु हम उसको जब देखेंगे नवमांश में, तो ये छठवां नवमांश है। ये धनु का छठवां नवमांश जो है, 1 से चालू होता है धनु के नवमांश, तो छठवां नवमांश कन्या होकर वो नवमांश कुंडली में नीच का है। सर चंद्रमा भी, सर चंद्रमा भी, चंद्रमा भी है। वो तो अभी आपको तो देखते रहते, मैं तो इसी को बेचारे को देखता हूँ, शुक्र को, क्योंकि शुक्र के बारे में लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं ना बेटा, कि शुक्र है, शुभ ग्रह है, बहुत अच्छा है, और फिर 12वें का स्वामी है, शयन सुख का स्वामी है, वहां बैठा है, और फिर वो पंचमाधिपति भी है, वो सब है, पर वो उन्होंने बोला है कि ये बलहीन होना चाहिए। यहाँ इंसिडेंटली तीनों भी आते हैं। हालांकि यहाँ षष्ठ भाव का तो उल्लेख किया नहीं है, परंतु षष्ठ, अष्टम और 12 इनको हम त्रिक भाव बोलते हैं। हाँ। तो हमें कोई भी उस वक्त बताते वक्त उनकी एक पद्धति थी, उस प्रकार से हमको सोचना पड़ेगा कि एक तत्व दे दिया, आप उसको समझ लेते जाइए। अब इनका क्या हुआ, जैसा हम देखेंगे कि ये पूरी कंडीशन इन्होंने कंप्लीट कर दी, इन्होंने तीनों की कर दी। हालांकि इसमें से एक भी शायद वही परिणाम देगा। जातक पारिजात ने बोला है कि द्वितीय भाव में मंगल ये विवाह विच्छेद कर सकता है। हालांकि पाराशरी में ऐसा नहीं कहा गया, और उत्तर भारत में ये नहीं माना जाता, परंतु दक्षिण भारत में आप जाओगे तो आपको उसको मानेंगे। मांगलिक दोष मानते हैं। नैसर्गिक कुटुंब यदि टूट गया, कुटुंब क्या है, जातक की जब तक शादी नहीं होती तब वो पिता के कुटुंब का हिस्सा रहता है। हाँ। तो उसकी शादी हो जाती, उसका खुद का कुटुंब शुरू होता है। हाँ। वहां मंगल बैठने से वो क्षति पहुंचा सकता है जी। और जैसे ऐसा आपको देखने में भी आएगा कि वहां से वो ज्यादा तकलीफ देता है, परंतु यहाँ दुर्बल मंगल की बात कर रहे हैं, तो ये महत्व का है। तो इन्होंने क्या किया, इनका जुआनीटा से शादी हो गई दिसंबर 1989 में, और विवाह विच्छेद हो गया
29 दिसंबर 2006 में। इस वक्त शुक्र केतु, केतु मंगल के फल देता है, आपको मालूम है। शनि जब इकट्ठा रहते एक के बाद एक, यदि एक ही ग्रह की दशा ही, तो वो जो हम लोग लघु पराशरी में पढ़ चुके परिणाम दे सकते हैं। हाँ। और फिर शुक्र, इसमें शादी होना चाहिए, इसमें इनका विवाह विच्छेद हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने दूसरी शादी, ये 2013 में, ऐसी नहीं कि एक के बाद एक शादी की करके, कोई भी लफड़ा था। इवेंट क्रिएटर नाम की महिला से शादी की उन्होंने। वो चंद्र मंगल गुरु और शनि में उनकी शादी हुई। गुरु ये सप्तमेश है इनके लिए, माइकल जॉर्डन के लिए, इसलिए गुरु का विवाह देने की शक्ति आती है उसमें, है ना। तो इस प्रकार से, और चंद्र और मंगल का आपको यहाँ रोल दिख रहा है। पहले जगह आपको शुक्र और मंगल का परिणाम दिखा, यहाँ चंद्र और मंगल का। ये क्यों होता है ये सवाल? तो चंद्र को कामी कहा गया है। चंद्र को माँ से जोड़ते हैं। माँ भी है, वो पानी भी है ना, वो लवण भी है, जो मैंने जब भी कहा, जो नमक जो है वो भी है वो, परंतु वो कामी भी है। कामुक की तो आपको यदि पुराणों में जाना है तो वो रोहिणी के पीछे लग गया तो बाकी को भूल गया, और कभी वो तारा को लेकर, गुरु पत्नी को लेकर भी भाग गया। कहानियां है, क्योंकि क्या है, वो मन है ना, चंचल। काम कहाँ रहता है? काम का मतलब केवल सेक्स ऐसे अर्थ में नहीं है, हमारी जो इच्छाएं है वो कहाँ, वो मन में रहती है ना। इसीलिए प्रवज्जा योग में कहते हैं कि चंद्र यदि क्षीण हो और उस पे शनि देखे तो प्रवज्जा प्राप्त होती है। चंद्र यदि पावरफुल होगा तो वो कामनाएं जाएगी नहीं मन से। ऐसे सोचेंगे कि हमारे को नहीं है, परंतु कामना का अर्थ बहुत सारे हैं। मुझे गाड़ी होना, मुझे घोड़ा होना, मुझे तो सब कामना में। इसलिए चंद्र का नाम उभर लिया है कि ये क्षीण होकर कई बार कामना पे अपने, और क्षीण ग्रह दुस्थानों में जाके वो शक्तिशाली हो जाते हैं, ये एक सिद्धांत है। जी सर। मुझे लगता है उत्तर कालामृत में उसके बारे में लिखा है, पढ़ लीजिए उसको। शुक्र का क्या संबंध है? शुक्र ऐसा भी आपको मालूम है कि पुरुष के कुंडली में सप्तम में शुक्र रहा तो उसको ज्यादा ही वो प्यार करने वाला रहता है। वो उसका इमरान हाशमी आजकल बोलते हैं वैसा, वो बेचारा नहीं है, वो तो एक्टर है, वो तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ। ये तो ये स्त्री को भी लागू पड़ेगा जी। वो वीर्य पे अधिकार रखता है जी, और मंगल जो है रज पे अधिकार रखता है। देखो, ये जब तीनों भी तकलीफ में आएंगे तो ये परिणाम ज्यादा दिखेंगे। हाँ। अकेला भी होगा तो भी वो कुछ न कुछ प्रमाण में वो परिणाम देगा जी सर। हो सकता है कि केवल अनबन रहे, कोई कारण से दोनों अलग अलग रहते रहे, शादी भले ही टिकी रहे, है ना। हाँ। जैसा हमारे प्रभु रामचंद्र के साथ में हुआ कि शादी तो टिकी रही आखिर तक, कोई डाइवोर्स हुआ नहीं, है ना, पर वो कोई ना कोई कारण से विच्छेद हो गया, अलग रहे, ये हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको इसको सोचना है, और इसलिए मैं इसको बोलता हूँ भावार्थ रत्नाकर। भाव का जो अर्थ है, उसके जो रत्न जो पड़े हैं समुद्र में, हमारे ज्योतिष के लाख ग्रंथ है, हाँ, ऐसा बोलते हैं, लक्षम व्याकरणम प्रोक्तम चतुर्लक्षम तो ज्योतिषम, कि व्याकरण तो 1 लाख प्रकार के हो गए, 4 लाख प्रकार के ज्योतिष के ग्रंथ है अलग अलग। तो वो शायद 4 लाख श्लोकों के बारे में बात करते होंगे, पर उतने भी हमारे दिमाग पर रहना असंभव है। तो उसका ये जो बड़ा रत्नाकर है, इसमें से ये जो रत्न चुन के है उन्होंने भावार्थ रत्नाकर पर रखे। बहुत सुंदर से, और उसमें आपको खासियत ये दिखेगी, मैं और बताना चाहता हूँ, भावार्थ रत्नाकर के बच्चों ने, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि उसमें ऐसा कोई एक फॉर्मेट नहीं है कि भाई मेष लग्न है तो उसका स्वामी ऐसा फलाना विस्तारा, फिर वैसा ही वृषभ का, वैसा ही कन्या, ऐसा नहीं। कुछ लग्नों के बारे में ज्यादा श्लोक है, कुछ लग्नों में 2 श्लोक में ही उसको लग्नों को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि उनको वहां पर जो अनयूजुअल दिखा उसके बारे में, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि एक जो इसमें सबको इंटरेस्ट रहता है, यंग लोगों को ज्यादा रहता है कि 2 शादियां होगी, 1 शादी होगी, है ना, मियाँ बीवी का एक दूसरे में शक होगा तो रहता है, पर इसका प्रयोग बुरे काम के लिए न करें। ये केवल एक संभावना बताता है, इस संभावना को कैसा हमने कंट्रोल करना, ये हमारे मन से ही करना है। चंद्र की बात ही वो कर रहे हैं, तो चंद्र आपके मजबूत कर लो तो फिर आपका दिमाग जगह पे आ जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि ऐसा ही होगा, परंतु तो इसका मतलब ये है कि हमको इसमें के रत्न कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है ज्योतिष के समुद्र में। रामानुजाचार्य जी ने बहुत बड़ा काम किया है, ये हमको अनायास दिए हैं, इनको हम देखे परखे, रत्न परखे बगैर उसका प्रयोग नहीं किया जाता, और उसका प्रयोग अच्छा हो गया तो इनको अच्छा संजो के रखे हमारे दिमाग में। तो हमको जब राशि चक्र का हम विश्लेषण करेंगे
तो ये हमें बहुत काम में आएंगे। इसमें का बहुत उतना सुंदर। ही बताइए जितना बताना योग्य है, डराइए मत किसी को, ऐसी मेरी आपसे विनती है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत सुंदर आपने बताया कि जैसे हम लोग जनरली हमारी ये धारणा रहती है कि यदि मैलेफिक हुआ तो वो मैलेफिक का पापी ग्रह अपन जब बहुत प्रबल होते हैं तो ही अपना रंग दिखाते हैं या तो ही अपना व्यवहार सामने लाते हैं। लेकिन पापी ग्रह यदि नीच के भी हो, बलहीन भी हो, तो भी वो अपना जो स्वरूप है वो दिखाने में सक्षम है। और यदि जो अच्छे ग्रह हैं जिनको हम शुभ ग्रह बोलते हैं वो भी नीच के होके आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं ये। और खासकर कौन से भाव में बैठे हैं, इसीलिए वो भावार्थ रत्ना करे, ये भाव से उसका बहुत ज्यादा संबंध आ रहा है, आप देखेंगे जी भाव सर, से उसको संबंध लाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि आपने हमारे YouTube और Spotify को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और Spotify को सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे यहाँ पर एक लिंक दिया जा रहा है जो कि आप जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने Spotify को सब्सक्राइब किया तो आप जहां भी कहीं भी इन सभी वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। नमस्ते बेटा। हम आज फिर जुड़े हैं चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ। उनके छोटे छोटे जो श्लोक होते हैं उनमें बहुत गुण भरे होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें बेसिक्स की भी सीखने को मिलती है। आज सर से हम बात करेंगे एक श्लोक भावार्थ रत्नाकर की के एक श्लोक की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि सर भावार्थ रत्नाकर पर एक टिप्पणी लिख रहे हैं। तो इनफैक्ट उन्होंने लिख दिया है और वो जो टिप्पणी है वो पब्लिश हो गई है। सर आपने लघु पराशरी पे टिप्पणी लिखी, आपने अब भावार्थ रत्नाकर पर लिखी। तो सर ये किताबें तो ऐसे दिखने में छोटी पतली हाँ धुंधली बहुत लगती छोटी हैं, तो है। ऐसे लेकिन इन पर क्यों? इस पे लिखने का कारण ये था बेटा कि हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि बड़ा ग्रंथ पढ़ने पे हमें सब कुछ मालूम हो गया। तो देखो ऐसा है कि ये ज्योतिष जो है ये अथांग सागर है। जी सर। इसमें से मोती भी आ सकते हैं, इसमें से मगरमच्छ भी आ सकते हैं, इसमें से व्हेल भी आ सकते हैं, इसमें से शार्क भी आ सकते हैं। जी सर। हमारी टेंडेंसी जो रहती है, हमारी जो प्रवृत्ति रहती है, हम ये बड़े चीजों को देखते हैं। जी उनके सर। पीछे के जो छोटे महत्व के जो तत्व है उनको कई बार हम भूल जाते हैं। जी सर। जब हम किसी भी घटना को कब घटित होगी इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, जी सर। जिसको हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कहते हैं, उस वक्त बहुत सारी हमारे दिमाग में भ्रम की परिस्थिति दशाओं के बारे में हो जाती राइट सर। है। ये दशाओं का वर्णन बड़े ग्रंथ में दिया ही है, दिया नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु उनको समझने में हम गड़बड़ कर लेते हैं कि सूर्य की दशा होगी तो आपको राज प्राप्त हो जाएगा, फिर राज नहीं प्राप्त होता फिर हम रोने लगते हैं, है ना। तो इसके लिए इनको सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए मैंने सोचा कि लघु पाराशरी 47-48 श्लोकों का ही ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है, ये केवल उसी पे केंद्रित है, विंशोत्तरी दशा के और नक्षत्र दशाओं के फल कैसे प्राप्त होंगे। और वो समझने के बाद में हम इसका जो निचोड़ है वो समझना चाहते हैं, तो वो समझ में आता है। समुद्र का पानी खारा रहता है, पियोगे तो उल्टी होती है, परंतु उसको जब आप वो पानी को सुखा देते हो और जब नमक बनता है ना, ये नमक हमारे अन्न में स्वाद देता है। जी। तो वो दिखने में छोटा सा रहता है, हम्म। आप बहुत सारा पानी उसको उसको एवेपोरेट करते हैं, गुजरात के कोस्ट में करते थे, आजकल तो केमिकल बनता है पर पहले जो बनता था अभी भी बनता है। तो इसको ख्याल में रखिए। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि छोटे ग्रंथों में भी कुछ बहुत बड़ी महत्व की चीज दी रहती है, जो हम बड़े ग्रंथ पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में नहीं आता, वहां लिखी रहती है, हमें नहीं दिखती। जी सर। ये मैं, हाँ, और ये दोनों ग्रंथ तो मेरे पिताजी भी बोलते थे ये दो नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो हमको भी बड़ा बुरा लगता था, हम बड़े बड़े उस वक्त ग्रंथ आते थे तो पढ़ते थे, हमको लगता था बहुत विद्वान हो गए। तो उम्र तो छोटी थी, वरना 7-8 साल से मैंने पढ़ना चालू किया था। तो ऐसे एक बार बोले, वो बोले बेटा इनको केवल पढ़ मत। तो मैं बोला ये तो मैं 5 मिनट में पढ़ लूंगा। तो बोले वो तो ठीक है 5 मिनट पढ़ ले, उसको समझने की कोशिश कर, पढ़ना तो सबको आता है, मेमोरी भी तेरी उस वक्त तो मेरी याददाश्त अच्छी रहती थी, एक बार देखता तेरे को ख्याल में रह जाता है, परंतु वो जब तक दिमाग में नहीं जाता ना उसका कोई काम नहीं है, ऐसा बोले। तो फिर उस वक्त तो मुझे बुरा लगा। धीरे धीरे
की उम्र होते गई तो मेरे को ख्याल में है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ रहस्य है। तो अब इस उम्र में मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में लिखूं और तो सर एक रहस्य में जो, उसके पीछे के तत्व को लिखना चालू करूं, क्योंकि जी सर, उसका ट्रांसलेशन, उसका जो भाषांतर है वो बहुत विद्वानों ने किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्या कारण होगा, ये यदि हमको परिणाम बताए गए हैं तो इसके पीछे शास्त्रीय कारण क्या है। कि भाई किसी ने बोल दिया, शर्मा जी ने बोल दिया, चंद्रशेखर जी वो पक्का, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है, वो होना चाहिए ना जमीन पे। इसलिए मैंने अब इसमें क्या एक श्लोक है, मजेदार श्लोक है, कुटुंबदारेषु एक्सट्रीमली सॉरी, चतुर्थे व्यभे पिवा सितः कुजश्च शुक्रश्च बलहीनो द्विदारदा। द्विदारदा है, 2 बार शादी होती है। दारा का मतलब पत्नी, पत्नी पति एक ही बात है, हमारे यहाँ उसको कोई बहुत फर्क नहीं। ये कुटुंब स्थान में, दारा स्थान में यानी सप्तम में, रंध्र में, अष्टम भाव में, चतुर्थ में और 12वें में यदि सित, ऐसा तो नाम शुक्र का है, परंतु यहाँ शुक्र का अलग उल्लेख किया गया है। इसका मतलब जो सफेद है वो, और चंद्र प्रकाश को भी सित कहा गया है। ये चंद्र की तरफ इशारा करता है, इसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में रहता है सित यानी शुक्र नहीं। हम जब डिक्शनरी बराबर पढ़ेंगे, कोश पढ़ेंगे, तो हमको ख्याल में आएगा कि जो भी चीज सफेद है उसको सित बोलते हैं। इसलिए सित पक्ष बोलते हैं शुक्ल पक्ष। हाँ, जब वो चंद्रमा सफेद रहता है, ऐसा, दिखता है, बड़ा होता है, तो उसको सित पक्ष। तो ये जब बलहीन होने से क्यों होता है, क्योंकि हमारा ऐसा कहना है, हमारे विद्वानों का, मेरा तो नहीं, तो मैं विद्वानों में न होने से मेरा नहीं है ऐसा कहना, पर लोगों का कहना है कि यदि गुरु बहुत शक्तिशाली, आपने मंगल बहुत शक्तिशाली है तो शादी टूटेगी, और नहीं तो वो सौम्य मंगल है ऐसा बताते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं, तो मैं सुनते रहता हूँ। तो मंगल वगैरह सौम्य नहीं रहता, वो मंगल रहता है, तो उसमें शक्ति है, वो अलग अलग ढंग से आती है। यहाँ पर उसके बारे में उन्होंने खास बोला है। फिर ऐसा माना जाता है कि शुभ ग्रह तो कोई तकलीफ दे ही नहीं सकते, है ना, यहाँ उसके बारे में भी बोला गया है। और ये बलहीन होते हुए देते हैं, ये बलवान होके नहीं, बलवान होके तो हम समझ लेंगे, है ना। तो अब ये मुझे हमारे अनुराधा जी ने समझाया कि साहब ऐसा आप हवा हवा में बोलते हो नहीं समझ में आएगा, आप कोई उसका उदाहरण दो, उदाहरण के बगैर, प्रमाण दिए बगैर कोई भी तत्व सिद्ध नहीं होता। तो मैं भी आजकल उनसे थोड़ा सा सीख रहा हूँ। तो माइकल जॉर्डन नाम का एक बास्केटबॉल का जो बड़ा खिलाड़ी प्लेयर है। था, उसका जो हम चार्ट देखते हैं, इसमें हमें अब ये देखिए कि ये कुजश्च शुक्रश्च जो बोला है, तो ये च का कई बार वापर इसलिए किया जाता है कि उसका छंद बराबर रहे, और कभी च का अर्थ और भी होता है, तो इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। मैंने कमेंट्री में भी लिखा है कि इनमें से कोई भी, या ये तीनों भी, तो ये तीनों भी जहां लगते हैं वो ये राशि चक्र है माइकल जॉर्डन जी का। यहाँ आप देखेंगे कि मंगल जो है वो द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में बैठा है, वो नीच का होके बैठा है, तो दुर्बल तो हो ही गया। उसके साथ राहु भी है, तो उसकी और ऊर्जा कम कर दी। आपको और आगे जाना है तो मांदी भी वहीं पर है, गुलिक भी वहीं है, तो इसकी शक्ति कम कर, ये निर्बल हो गया है, जिसको आजकल के भाषा में सौम्य मंगल कहा जाता है। तो ये सौम्य मंगल क्या करता है उसको हम देखेंगे। फिर चंद्र जो है वो डेबिलिटी का होके बैठ गया, वो भी वीक है। शुक्र जो है ये दिखने में तो बड़ा शक्तिशाली दिखता है, परंतु हम उसको जब देखेंगे नवमांश में, तो ये छठवां नवमांश है। ये धनु का छठवां नवमांश जो है, 1 से चालू होता है धनु के नवमांश, तो छठवां नवमांश कन्या होकर वो नवमांश कुंडली में नीच का है। सर चंद्रमा भी, सर चंद्रमा भी, चंद्रमा भी है वो, तो अभी आपको तो देखते रहते, मैं तो इसी को बेचारे को देखता हूँ शुक्र को, क्योंकि शुक्र के बारे में लोगों के अलग अलग विचार रहते हैं ना बेटा, कि शुक्र है, शुभ ग्रह है, बहुत अच्छा है, और फिर 12वें का स्वामी है, शयन सुख का स्वामी है, वहां बैठा है, और फिर वो पंचमाधिपति भी है, वो सब है, पर वो उन्होंने बोला है कि ये बलहीन होना चाहिए। यहाँ इंसिडेंटली तीनों भी आते हैं, हालांकि यहाँ षष्ठ भाव का तो उल्लेख किया नहीं है, परंतु षष्ठ, अष्टम और 12 इनको हम त्रिक भाव बोलते हैं। तो हमें कोई भी उस वक्त बताते वक्त उनकी एक पद्धति थी, उस प्रकार से हमको सोचना पड़ेगा कि एक तत्व दे दिया, आप उसको समझ ले जाइए। अब इनका क्या हुआ, जैसा हम देखेंगे कि
ये पूरी कंडीशन इन्होंने कंप्लीट कर दी, इन्होंने तीनों की कर दी। हालांकि इसमें से एक भी शायद वही परिणाम देगा। जहाँ तक पारिजात ने बोला है कि द्वितीय भाव में मंगल ये विवाह विच्छेद कर सकता है। हालांकि पराशरी में ऐसा नहीं कहा गया और उत्तर भारत में ये नहीं माना जाता, परंतु दक्षिण भारत में आप जाओगे तो आपको उसको मानेंगे। मांगलिक दोष मानते हैं। नैसर्गिक कुटुंब यदि टूट गया, कुटुंब क्या है, जहाँ तक कि जब तक शादी नहीं होती तब वो पिता के कुटुंब का हिस्सा रहता है। हाँ। तो उसकी शादी हो जाती, उसका खुद का कुटुंब शुरू होता है। हाँ। वहां मंगल बैठने से वो क्षति पहुंचा सकता है जी। और जैसे ऐसा आपको देखने में भी आएगा कि वहां से वो ज्यादा तकलीफ देता है, परंतु यहाँ दुर्बल मंगल की बात कर रहे हैं। तो ये महत्व का है। तो इन्होंने क्या किया, इनका जुआनीटा से शादी हो गई दिसंबर 1989 में और विवाह विच्छेद हो गया 29 दिसंबर 2006 में। इस वक्त शुक्र केतु मंगल के फल देता है, आपको मालूम है। शनि जब इकट्ठा रहते एक के बाद एक, यदि एक ही ग्रह की दशा ही, तो वो जो हम लोग लघु पराशरी में पढ़ चुके परिणाम दे सकते हैं। हाँ। और फिर शुक्र, इसमें शादी होना चाहिए, इसमें इनका विवाह विच्छेद हो गया। ठीक है। फिर इन्होंने दूसरी शादी, ये 2013 में, ऐसी नहीं कि एक के बाद एक शादी की करके, कोई भी लफड़ा था। इवेंट क्रिएटर नाम की महिला से शादी की उन्होंने। वो चंद्र मंगल गुरु और शनि में उनकी शादी हुई। गुरु ये सप्तमेश है इनके लिए, माइकल जॉर्डन के लिए, इसलिए गुरु का विवाह देने की शक्ति आती है उसमें, है ना। तो इस प्रकार से, और चंद्र और मंगल का आपको यहाँ रोल दिख रहा है। पहले जगह आपको शुक्र और मंगल का परिणाम दिखा, यहाँ चंद्र और मंगल का। ये क्यों होता है ये सवाल। तो चंद्र को कामी कहा गया है। चंद्र को माँ से जोड़ते हैं। माँ भी है, वो पानी भी है ना, वो लवण भी है, जो मैंने जब भी कहा, जो नमक जो है वो भी है वो, परंतु वो कामी भी है। कामुक की तो आपको यदि पुराणों में जाना है तो वो रोहिणी के पीछे लग गया तो बाकी को भूल गया। और कभी वो तारा को लेकर, गुरु पत्नी को लेकर भी भाग गया। कहानियां है, क्योंकि क्या है, वो मन है ना, चंचल। वही काम कहाँ रहता है। काम का मतलब केवल सेक्स ऐसे अर्थ में नहीं है, हमारी जो इच्छाएं है वो कहाँ, वो मन में रहती है, है ना। इसीलिए प्रवज्जा योग में कहते हैं कि चंद्र यदि क्षीण हो और उस पे शनि देखे तो प्रवज्जा प्राप्त होती है। चंद्र यदि पावरफुल होगा तो वो कामनाएं जाएगी नहीं मन से। ऐसे सोचेंगे कि हमारे को नहीं है, परंतु कामना का अर्थ बहुत सारे हैं। मुझे गाड़ी होना, मुझे घोड़ा होना, मुझे तो सब कामना में जी सब। इसलिए चंद्र का नाम उभर लिया है कि ये क्षीण होकर कई बार कामना पे अपने, और क्षीण ग्रह दुस्थानों में जाके वो शक्तिशाली हो जाते हैं, ये एक सिद्धांत है जी सर। मुझे लगता है उत्तर कालामृत में उसके बारे में लिखा है, पढ़ लीजिए उसको। शुक्र का क्या संबंध है। शुक्र ऐसा भी आपको मालूम है कि पुरुष के कुंडली में सप्तम में शुक्र रहा तो जरा उसको जरा ज्यादा ही वो प्यार करने वाला रहता है। वो उसका इमरान हाशमी आजकल बोलते हैं वैसा, वो बेचारा नहीं है, वो तो एक्टर है, वो तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ। ये तो ये स्त्री को भी लागू पड़ेगा जी। वो वीर्य पे अधिकार रखता है जी और मंगल जो है रज पे अधिकार रखता है। देखो ये जब तीनों भी तकलीफ में आएंगे तो ये परिणाम ज्यादा दिखेंगे। हाँ। अकेला भी होगा तो भी वो कुछ न कुछ प्रमाण में वो परिणाम देगा जी सर। हो सकता है कि केवल अनबन रहे, कोई कारण से दोनों अलग अलग रहते रहे, शादी भले ही टिकी रहे, है ना। हाँ। जैसा हमारे प्रभु रामचंद्र के साथ में हुआ कि शादी तो टिकी रही आखिर तक, कोई डाइवोर्स वाइवोर्स हुआ नहीं, है ना, पर वो कोई ना कोई कारण से विच्छेद हो गया, अलग रहे, ये हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको इसको सोचना है और इसलिए मैं इसको बोलता हूँ भावार्थ रत्नाकर। भाव का जो अर्थ है, उसके जो रत्न जो पड़े हैं समुद्र में, हमारे ज्योतिष के लाख ग्रंथ है। हाँ, ऐसा बोलते हैं लक्षम व्याकरणम प्रोक्तम चतुर्लक्षम तो ज्योतिषम, कि व्याकरण तो 1 लाख प्रकार के हो गए, 4 लाख प्रकार के ज्योतिष के ग्रंथ है अलग अलग। तो वो शायद 4 लाख श्लोकों के बारे में बात करते होंगे, पर उतने भी हमारे दिमाग पर रहना असंभव है। तो उसका ये जो बड़ा रत्नाकर है, इसमें से ये जो रत्न चुन के है उन्होंने भावार्थ रत्नाकर पर रखे। बहुत सुंदर से। और उसमें आपको खासियत ये दिखेगी, मैं और बताना चाहता हूँ भावार्थ रत्नाकर के बच्चों ने, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि उसमें ऐसा कोई एक फॉर्मेट नहीं है कि भाई मेष लग्न है तो उसका स्वामी ऐसा फलाना विस्तारा, फिर वैसा ही वृषभ का वैसा ही कन्या, ऐसा नहीं। कुछ लग्नों के बारे में ज्यादा श्लोक है,
कुछ लग्नों में 2 श्लोक में ही उसको लग्नों को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि उनको वहां पर जो अनयूजुअल दिखा उसके बारे में, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि एक जो इसमें सबको इंटरेस्ट रहता है, यंग लोगों को ज्यादा रहता है कि 2 शादियां होगी, 1 शादी होगी, है ना, मियाँ बीवी का एक दूसरे में शक होगा तो रहता है, पर इसका प्रयोग बुरे काम के लिए न करें। ये केवल एक संभावना बताता है, इस जी सर। संभावना को कैसा हमने कंट्रोल करना, ये हमारे मन से ही करना है। चंद्र की बात ही वो कर रहे हैं, तो बहुत चंद्र को आपके मजबूत कर लो तो फिर आपका दिमाग जगह पे आ जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि ऐसा ही होगा, परंतु तो इसका मतलब ये है कि हमको इसमें के रत्न कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है ज्योतिष के समुद्र में। रामानुजाचार्य जी ने बहुत बड़ा काम किया है, ये हमको अनायास दिए हैं, इनको हम देखे परखे, रत्न परखे बगैर उसका प्रयोग नहीं किया जाता। और जी सर। उसका प्रयोग अच्छा हो गया तो इनको अच्छा संजो के रखे हमारे दिमाग में, तो हमको जब राशि चक्र का हम विश्लेषण करेंगे तो ये हमें बहुत काम में आएंगे। इसमें का बहुत उतना सुंदर। ही बताइए जितना बताना योग्य है, डराइए मत किसी को, ऐसी मेरी आपसे विनती है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत सुंदर आपने बताया कि जैसे हम लोग जनरली हमारी ये धारणा रहती है कि यदि मैलेफिक हुआ तो वो मैलेफिक का पापी ग्रह अपन जब बहुत प्रबल होते हैं तो ही अपना रंग दिखाते हैं या तो ही अपना व्यवहार सामने लाते हैं। लेकिन पापी ग्रह यदि नीच के भी हो, बलहीन भी हो, तो भी वो अपना जो स्वरूप है वो दिखाने में सक्षम है। और यदि जो अच्छे ग्रह हैं जिनको हम शुभ ग्रह बोलते हैं वो भी नीच के होके आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं ये। और खासकर कौन बट से भाव में बैठे हैं, इसीलिए वो भावार्थ रत्ना कर रहे हैं, ये भाव से उसका बहुत ज्यादा संबंध आ रहा है, आप देखेंगे जी भाव सर। से उसको संबंध लाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।